प्रश्न में दिया है एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली वलय पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि मान लिया कैपिटल आर त्रिज्या की एक वलय है जो कि YZ तल के अंदर रखी हुई है। वलय का केंद्र हम मान लेते हैं O, वलय की त्रिज्या हम मान के चलते हैं कैपिटल R, और चूंकि वलय YZ तल में रखी हुई है तो YZ तल के लंबवत रेखा इसकी अक्ष को प्रदर्शित करेगी, यानी X अक्ष वलय की अक्ष को निरूपित करेगी। वलय पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। मान लिया वलय को कुछ आवेश Q दिया गया है और ये Q आवेश वलय की संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है। वलय के केंद्र से x दूरी पर यानी O से x दूरी पर एक बिंदु हम लेंगे P, और इस बिंदु P पर संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने से पहले शुरुआत करेंगे, चूंकि Q आवेश वलय की संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है और जब आवेश लंबाई पर वितरित होता है तो हम एक राशि परिभाषित करते हैं रैखिक आवेश घनत्व। तो हम भी यहां सबसे पहले ज्ञात करेंगे वलय का रैखिक आवेश घनत्व। लिख लेते हैं रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करने का तरीका है लंबाई का भाग दे दीजिए आवेश के अंदर। एकांक लंबाई पर आवेश के मान को ही रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक शब्द लंबाई के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए भाग देंगे वलय की लंबाई का। वलय की परिधि ही उसकी लंबाई को निरूपित करती है और वलय की परिधि यानी लंबाई है 2πr। वलय पर आवेश है Q, तो वलय का रैखिक आवेश घनत्व होगा Q/2πr कूलम प्रति मीटर। अब मान लिया वलय पर एक छोटा सा अल्पांश है जिसकी लंबाई हम मान के चलते हैं dl। इस अल्पांश dl पर आवेश का मान मैं मान लेता हूं dq, और अल्पांश dl की बिंदु P से दूरी हम मान के चलते हैं स्मॉल r। अल्पांश dl पर आवेश का मान dq ज्ञात करने का तरीका, यदि लैम्डा दिया हो और आवेश ज्ञात करना है तो लैम्डा को गुणा कर दीजिए उस लंबाई के साथ जिस पर आवेश ज्ञात करना है। तो मैं लिख देता हूं अल्पांश dl पर आवेश dq बराबर हमें प्राप्त होगा लैम्डा गुणा dq। आवेश dl लंबाई पर वितरित है, इसलिए यहां साथ में हम गुणा करेंगे dl के साथ। dl अल्पांश पर आवेश dq इतना छोटा है कि इसको लगभग बिंदु आवेश माना जा सकता है, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमें प्राप्त है kq/r²। तो dq को बिंदुवत आवेश मानते हुए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। अल्पांश dl के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, चूंकि अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं इसलिए इस विद्युत क्षेत्र को मैं नाम दे देता हूं dE से। अल्पांश लगभग बिंदुवत आवेश माना जा सकता है और बिंदु आवेश के कारण तीव्रता k इंटू आवेश का परिमाण dq बट्टा आवेश से दूरी का स्क्वायर। तो नीचे मैंने नोट कर दिया r²। r का मान भी डायग्राम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिए गए समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर हम लिखेंगे √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी r² प्लस x²। dq का मान ऊपर से प्रतिस्थापित कर देते हैं। dE बराबर हमें प्राप्त होगा k इंटू लैम्डा dl बट्टा, जब r² करेंगे तो स्क्वायर और रूट दोनों साथ में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस बार नीचे बच जाएगा r² प्लस x²। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ये तो बात हुई अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण।
लेकिन इस अल्पांश के कारण तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी? हम जानते हैं बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता की दिशा सदैव त्रिज्यीय दिशा में होती है। तो अल्पांश dl के कारण P पर तीव्रता की दिशा त्रिज्यीय दिशा में यानी r की दिशा में निरूपित की जाती है dE के द्वारा। मान लेते हैं अल्पांश के कारण प्राप्त तीव्रता वलय की अक्ष के साथ कुछ कोण बना रही है और उस कोण को हम डिनोट कर देते हैं थीटा के साथ। इस अल्पांश के व्यास्तः अभिमुख सिरे पर एक और अल्पांश हम ले सकते हैं जिसको नाम दे देते हैं dl। इस अल्पांश पर भी आवेश का मान हम मान के चलते हैं dq। इस अल्पांश की भी बिंदु P से दूरी हमें प्राप्त होगी r। चूंकि दोनों अल्पांशों पर आवेश का मान आपस में बराबर है, दोनों अल्पांशों की बिंदु P से दूरी आपस में बराबर है, दोनों अल्पांशों को लगभग बिंदुवत आवेश माना जा सकता है, इसलिए दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर प्राप्त विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी आपस में बराबर प्राप्त होगा। लेकिन इस नीचे वाले अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय दिशा में इस बार प्राप्त होगी ऊपर की तरफ। तो नीचे वाले अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा r की दिशा में इस बार प्राप्त होगी ऊपर की तरफ। मान लिया इस अल्पांश के कारण प्राप्त विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वलय की अक्ष के साथ कोण बना रही है और इस कोण को हम निरूपित कर देते हैं थीटा के साथ। अब दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं। दो सदिशों से परिणामी सदिश ज्ञात करने का तरीका, यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, यदि विपरीत दिशा में है तो दोनों को आपस में घटा दीजिए। यदि दोनों सदिशों के बीच का कोण हमें ज्ञात है तो समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रयोग करते हुए परिणामी सदिश का मान ज्ञात किया जा सकता है। और एक और अल्टरनेट मेथड अपने पास है कि इन दोनों सदिशों को घटकों में वियोजित करके भी परिणामी सदिश का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब दोनों सदिशों को घटकों में वियोजित करके परिणामी सदिश का मान मैं ज्ञात करना चाहता हूं। ऊपर वाले सदिश dE का थीटा के अनुदिश घटक हमें प्राप्त होगा dE cos थीटा, dE का थीटा के लंबवत घटक हमें प्राप्त होगा dE sin थीटा। इसी प्रकार से नीचे जो तीव्रता dE दी है इसका भी थीटा के अनुदिश घटक हमें प्राप्त होगा dE cos थीटा। थीटा के लंबवत घटक हमें प्राप्त होगा dE sin थीटा। अब चूंकि dE sin थीटा घटक परिमाण में आपस में बराबर है तथा दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए दोनों घटक परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन dE cos थीटा घटक एक ही दिशा में है तो दोनों घटक मिलकर इस बिंदु P पर दोनों अल्पांशों के कारण प्राप्त परिणामी तीव्रता को निरूपित करेंगे। तो दोनों अल्पांशों के कारण परिणामी तीव्रता dE cos थीटा घटकों के योग से प्राप्त होगी। इसी प्रकार से वलय पर स्थित किसी भी अल्पांश के संगत इसके व्यास्तः अभिमुख सिरे पर एक और अल्पांश ऐसा स्थित होगा कि दोनों अल्पांशों के dE sin थीटा घटक आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सभी अल्पांशों के कारण प्राप्त परिणामी तीव्रता केवल dE cos थीटा घटकों के योग से प्राप्त होगी। तो हम ज्ञात करते हैं संपूर्ण वलय के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी तीव्रता को मैं निरूपित कर देता हूं E से, और परिणामी तीव्रता हमें प्राप्त होगी सभी अल्पांशों के कोस थीटा घटकों का योग कर दीजिए यानी समाकलन कर दीजिए। E है सभी अल्पांशों के कारण प्राप्त तीव्रता के कोस थीटा घटकों का योग। dE का मान फॉर्मूला से रख देते हैं। E बराबर हमें प्राप्त होगा समाकलन dE का मान है k इंटू लेमडा dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोस थीटा का मान डायग्राम से ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। यहां कोण थीटा बन रहा है तो यहां बनने वाला कोण भी थीटा होगा।
और cos थीटा बराबर हम लिखते हैं आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान है x, कर्ण का मान है r, तो cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं x अपॉन r। चूंकि समाकलन l के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ समाकलन की लिमिट भी हम l की लिमिट के अनुसार ही रखेंगे। अल्पांश dl की लंबाई न्यूनतम हो सकती है 0 और अल्पांश dl की लंबाई अधिकतम हो सकती है इस वलय की परिधि के बराबर। तो dl की लिमिट हम रखेंगे 0 से वलय की परिधि 2 पाई r। जो कांस्टेंट है उसको समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। e बराबर k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, x कांस्टेंट, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कांस्टेंट और स्मॉल r का मान यहां वापस रख देते हैं। स्मॉल r की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। समाकलन के अंदर केवल बच जाएगा dl, समाकलन की लिमिट 0 to 2 पाई r। dl का समाकलन करने से हमें प्राप्त होगा l और लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वापस प्राप्त हो जाएगा 2 पाई r। e बराबर हम लिखेंगे k ऐसे का ऐसा, लेम्डा का मान मैं रखता हूं समीकरण नंबर 1 से, तो लेम्डा बराबर हमें प्राप्त होगा लेम्डा बराबर q अपॉन 2 पाई r, q अपॉन 2 पाई r x एज इट इज, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 और पावर आधा मिलके हो जाएगी पावर 3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 और समाकलन का मान हमें प्राप्त होगा 2 पाई r। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल आउट। e बराबर हमें प्राप्त होगा k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये है वलय के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम ज्ञात करेंगे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। मान लिया Q एक बिंदु आवेश है जिसके कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है। सरलता के लिए हम मान सकते हैं कि Q बिंदुवत आवेश कैपिटल R त्रिज्या के एक गोले पर स्थित है। गोले को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए निचले अर्धगोले को मैंने ठोस रेखाओं के द्वारा दर्शाया है और ऊपरी अर्धगोले को मैंने डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया है। अब मान लेते हैं कि इस गोले पर एक छोटा सा अल्पांश ds है जो गोले के पृष्ठ पर स्थित है। अल्पांश ds की गोले के केंद्र से दूरी त्रिज्या कैपिटल R के बराबर होगी और इस बिंदु आवेश Q के कारण इस अल्पांश पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं E। बिंदुवत आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा त्रिज्या दिशा में होती है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में दर्शा देता हूं त्रिज्या r की दिशा में। साथ ही E का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। बिंदुवत आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है k q अपॉन r स्क्वायर। k कांस्टेंट, q कांस्टेंट और गोले की त्रिज्या r कांस्टेंट, इसलिए तीव्रता E का मान भी नियत रहेगा। साथ ही क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो अल्पांश क्षेत्रफल ds की दिशा भी इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगी यानी त्रिज्या की दिशा में होगी। अब पहले हम ज्ञात करेंगे अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। लिख लेते हैं अल्पांश ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स। चूंकि अल्पांश से निर्गत फ्लक्स है इसलिए इस फ्लक्स को मैं डिनोट करता हूं d फाई से। हमने पढ़ा है फ्लक्स निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, उस क्षेत्रफल पर जिससे फ्लक्स गुजर रहा है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश s के बीच बने कोण की कोज्या पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम निरूपित कर रहे हैं E से, तो फ्लक्स d फाई बराबर हम लिखेंगे E। क्षेत्रफल का मान है ds, तो क्षेत्रफल हम लिखेंगे ds। E और ds के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री, तो साथ में हम लिखेंगे दोनों के बीच बने कोण की कोज्या यानी cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू होती है 1,
ई का मान यहां से रख देते हैं, बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता KQ/r²। तो अल्पांश के कारण फ्लक्स d फाई बराबर हमें प्राप्त होगा KQ/r² ds। अब ज्ञात करेंगे संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और संपूर्ण गोले से जितना फ्लक्स गुजरेगा उतना ही फ्लक्स इस बिंदुवत आवेश Q ने उत्पन्न किया है। तो लिखते हैं अतः संपूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स कुल फ्लक्स को मैं निरूपित कर देता हूं फाई से, और संपूर्ण गोले से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करने का तरीका सभी क्षेत्रफल अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग कर दीजिए, योग यानी समाकलन। तो कुल फ्लक्स हम लिखेंगे सभी क्षेत्रफल अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग। d फाई का मान ऊपर वाले फॉर्मूला से लिखते हैं, फाई बराबर हमें प्राप्त होगा समाकलन KQ/r² ds। जो कांस्टेंट है उसको समाकलन से बाहर लिख लेते हैं, फाई बराबर हमें प्राप्त होगा K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, गोले की त्रिज्या R कांस्टेंट, समाकलन के अंदर बचेगा ds। समाकलन ds प्रदर्शित कर रहा है सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग, जो कि गोले के कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है, और गोले का कुल क्षेत्रफल होता है 4πr²। लिख लेते हैं, फाई बराबर हमें प्राप्त होगा KQ/r², ऐसे का ऐसा, समाकलन ds यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4πr², r² से r² कैंसिल, फाई बराबर हमें प्राप्त होगा 4πkq। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, k निरूपित करता है गुलाब का बल नियतांक, और k की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो फाई बराबर हमें प्राप्त होगा 4πq, k की वैल्यू है 1/4πε0। फाई की एक और दूसरी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, 4π से 4π कैंसिल, q/ε0। तो ध्यान रहे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स का मान हमें प्राप्त होता है q/ε0 या 4πkq। इंपॉर्टेंट बात, यदि पृष्ठ में गोलाकार नहीं लेता, किसी और प्रकार का ले लेता, चाहे वो किसी भी प्रकार का पृष्ठ हो, तो भी इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न फ्लक्स का मान q/ε0 ही प्राप्त होगा। किस प्रकार से? इस बार एक अनियमित आकार का पृष्ठ हमने माना है, जिसके अंदर बिंदुवत आवेश Q रखा हुआ है, और इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। मान लिया पृष्ठ पर एक अल्पांश ds है, और इस अल्पांश ds के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगी। इस अल्पांश पर बिंदु आवेश Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने प्रदर्शित किया है E से, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा त्रिज्यीय दिशा में होगी। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने लिख दिया E बराबर KQ/r²। अब हम ज्ञात करेंगे इस अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो लिख लेते हैं अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अल्पांश से निर्गत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं d फाई से, और d फाई का फॉर्मूला है E ds। इस बार हम मान के चल रहे हैं E और ds के बीच बनने वाला कोण है थीटा, तो साथ में लिखेंगे cos थीटा। E का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता E बराबर हमें प्राप्त है KQ/r², साथ में हम लिखेंगे ds cos थीटा। दोस्तों, ये जो राशि है ds cos θ/r², एक बार इस पर विचार करते हैं। इस पर आने से पहले हम वापस आते हैं घन कोण की परिभाषा पर। हमने पढ़ा हुआ है गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी अल्पांश द्वारा गोले के
केंद्र पर बने घन कोण का मान लीजिए ये गोले का केंद्र है और गोले पर यहाँ एक अल्पांश पृष्ठ लिया मैंने। इस अल्पांश पृष्ठ को मैं नाम दे देता हूँ ds। गोले की त्रिज्या कैपिटल r के बराबर है और इस ds पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बना घन कोण d ओमेगा बराबर हम लिखते हैं क्षेत्रफल ds बटा गोले की त्रिज्या का स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा त्रिज्या की दिशा में है। जब केंद्र पर बने घन कोण का मान ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा त्रिज्या की दिशा में होती है और घन कोण का मान हम लिखते हैं ds/r²। इसी अल्पांश द्वारा केंद्र के अलावा कहीं घन कोण बन रहा हो, मान लीजिए ये एक बिंदु है A और इसी क्षेत्रफल अल्पांश ds द्वारा बिंदु A पर बना घन कोण हमें ज्ञात करना है। इस घन कोण का मान ज्ञात करने का तरीका, यहां दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r। क्षेत्रफल सदिश की दिशा अभी भी पृष्ठ के लंबवत, लेकिन इस बार त्रिज्या की दिशा होगी ये इस तरफ। ये है त्रिज्या r कैप की दिशा। त्रिज्या की दिशा और ds के बीच बनने वाला कोण हम मान लेते हैं थीटा। घन कोण को मैं डिनोट कर देता हूं d ओमेगा से। इस बार घन कोण ज्ञात करने का तरीका देखिए, पहले क्षेत्रफल का घटक निकालेंगे त्रिज्या की दिशा में। क्षेत्रफल का त्रिज्या की दिशा में घटक हमें प्राप्त होगा ds cos थीटा। तो इस बार ds की जगह हमें प्रतिस्थापित कर देना है ds cos थीटा और भाग देंगे दूरी का स्क्वायर। दूरी इस बार हमने ली है स्मॉल r, तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल r स्क्वायर के द्वारा। फिर से गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी अल्पांश द्वारा केंद्र पर बना घन कोण ds/r²। केंद्र के अलावा किसी बिंदु पर बना घन कोण ds cos θ/r²। इसी प्रकार से इस अल्पांश द्वारा q पर या बिंदु O पर बनने वाला घन कोण इस प्रकार से निरूपित करेंगे। वो देखिए घन कोण को मैं डिनोट कर देता हूं d ओमेगा से। त्रिज्या की दिशा e वेक्टर की दिशा में, ds का घटक निकालेंगे r की दिशा में तो हमें प्राप्त होगा ds cos थीटा। तो इस घन कोण d ओमेगा को हम लिख सकते हैं ds cos θ/r²। यहाँ ds cos θ/r² प्रदर्शित कर रहा है क्षेत्रफल अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बनने वाला घन कोण। तो ds cos θ/r² का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। अल्पांश के कारण फ्लक्स d फाई बराबर हमें प्राप्त होगा kq ऐसे का ऐसा, और ds cos θ/r², इसको हम कह रहे हैं अल्पांश ds द्वारा O पर बना घन कोण d ओमेगा। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने का तरीका, सभी अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग कर दीजिए। तो ज्ञात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। कुल फ्लक्स को मैं डिनोट कर देता हूं फाई से, और कुल फ्लक्स फाई बराबर होता है कुल फ्लक्स फाई बराबर होता है समाकलन डी फाई, और डी फाई का मान रखेंगे ऊपर से, फाई बराबर समाकलन के क्यू डी ओमेगा। जो कांस्टेंट है उसको समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। फाई बराबर में प्राप्त होगा के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, समाकलन के अंदर बचेगा डी ओमेगा। और समाकलन डी ओमेगा का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर बनने वाला घन कोण। समाकलन डी ओमेगा निरूपित कर रहा है पूरे पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर बना कुल घन कोण। और त्रिविम में किसी भी बंधाकृति द्वारा एक बिंदु पर बनने वाले कुल घन कोण का मान याद रखिए, कुल घन कोण होता है 4 पाई। तो समाकलन डी ओमेगा का मान हम रख देते हैं 4 पाई। हमें प्राप्त होगा के क्यू इंटू 4 पाई। थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं 4 पाई के क्यू। के का मान हमें पता है 4 पाई, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में ऊपर है क्यू। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। फ्लक्स फाई बराबर हमें प्राप्त होगा क्यू
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहे किसी भी प्रकार का पृष्ठ हो, चाहे वो गोलाकार पृष्ठ हो, चाहे वो अनियमित आकार का पृष्ठ हो, चाहे वो घनाकार पृष्ठ हो, चाहे वो घनाभाकार पृष्ठ हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान या किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न फ्लक्स का मान सदैव Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही प्राप्त होता है।